नमस्कार दर्शकों, आज की स्वास्थ्य परिचर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से मैं हूं डॉक्टर अंशु जैन, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। मेरे साथ में है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वैभव माथुर। आपने मूवमेंट डिसऑर्डर्स में भी स्पेशलाइजेशन किया है। तो दर्शकों, आज जब हम बात करेंगे तो पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। पार्किंसंस डिजीज़ एक तरीके का मूवमेंट डिसऑर्डर है। आज हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि एक्चुअली ये क्या है और किस तरीके के एज के लोगों में ज़्यादा कॉमनली होता है, किस जेंडर को इन्वॉल्व करता है और इसका हेरिडिटी से क्या संबंध है। सबसे पहले नमस्कार सभी श्रोताओं को। पार्किंसन डिजीज़ की जहाँ तक बात करें, पार्किंसन डिजीज़ एक न्यूरोलॉजी के ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स में से एक बीमारी है। ये बीमारी जनरली हम लोग देखते हैं कि एल्डरली के अंदर कॉमन होती है। पार्किंसन डिजीज है क्या? ये ब्रेन में डोपामीन की कमी से होने वाले फिजिकल सिम्टम्स एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, ये दोनों सिम्टम्स साथ साथ चलते हैं। सो डोपामीन की कमी क्यों हो रही है? ब्रेन में जो डोपामीन निकालने वाले एरियाज हैं वो धीरे धीरे सूख जाते हैं और जिसकी वजह से डोपामीन की कमी हो जाती है। सो डोपामीन डेफिशिएंसी से होने वाले सिम्टम्स को हम पार्किंसन डिजीज में लेते हैं। क्या है वो सिम्टम्स, वो अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले इस एज ग्रुप के बारे में जो आपने सवाल पूछा, 60 के पार ये एज कॉमन हो जाती है पार्किंसन के लिए, क्योंकि ब्रेन में डीजनरेशन बढ़ने लग जाता है। तो इसके अलावा आप देखें 40 से 60 वाला जो एज ग्रुप है वो लास्ट 20-30 ईयर्स से हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे देयर इज अ इंक्रीमेंट इन यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज को YOPD वर्ड हम लोग यूज करते हैं। सो यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज की प्रेवलेंस भी अब धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। तो 40 के बाद भी ये सिम्टम्स हमको मिल सकते हैं। और हेरिडिटरी कॉजेज, जैसे किसी जीन की वजह से आपको पार्किंसन है, मान लीजिए डोपामिन बनाने वाला जीन ही अपने को नहीं मिला या बनने के दौरान वो नहीं मिल पाया, तो ये बीमारी 18 से 20 के आसपास भी शुरू हो सकती है। तो इस तरह से हम इनको एज के हिसाब से बोलते हैं: लेट ऑनसेट पार्किंसन डिजीज, यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज एंड जुवेनाइल पार्किंसोनिज्म। इस तरह से ये अलग अलग एज में होता है। जेंडर की बात करें तो फीमेल्स आर लिटिल मोर कॉमन। फीमेल्स में खासकर उनके जब हार्मोनल इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं 55-60 के बाद, तब पार्किंसोनिज्म के चांसेस थोड़े से बढ़े हुए रहते हैं। और हेरिडिटरी बायस इसके अंदर है, अगर पेरेंट्स को या उनके ऊपर सेम सिम्टम्स पार्किंसोनिज्म के चल रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी पार्किंसोनिज्म के हेरिडिटरी होने की। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा एंजाइटी फैक्टर रहता है, जैसा हम लोग कई बार बात करते हैं कि अगर फैमिली में है ये बीमारी तो हमेशा डर लगा रहता है इसके होने का। तो मैं चाहूंगा कि इसके हेरिडिटरी रूप को डॉक्टर खुद जज करें या जेनेटिक जांच से जज करें तो बेहतर रहेगा। वनस्पत के लिए इसके लिए हम सोचते रहें और परेशान रहें। तो पार्किंसन डिजीज इस तरह से आपके सामने देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, इसके प्रारंभिक लक्षण क्या है और मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है? बिल्कुल। इसके सिम्टम्स को याद रखने के लिए हम लोग अंग्रेजी में एक ट्रैप नाम का वर्ड यूज करते हैं, TRAP। टी का मतलब होता है ट्रेमर, ट्रेमर मतलब होता है कंपन। कंपन जब आप बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और आपका अंगूठा धीरे धीरे हिल रहा है, चाय का कप पकड़ रहे हैं या उसमें शेकिंग हो रही है, चम्मच से खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं वो नीचे गिर रहा है, इस तरह के हाथों की शेकिंग को ट्रेमर कहते हैं। ट्रेमर्स हाथ के अलावा कई बार नेक में, गर्दन के अंदर मिल सकता है, कई बार बहुत रेयरली पैरों के अंदर भी आपको ट्रेमर्स मिल सकते हैं। दूसरा TRAP का R है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होती है जकड़न। इसमें शरीर थोड़ा सा टाइट होने लग जाता है। पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स कहते हैं कि सर आजकल लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी चली गई है शरीर में से, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत होने लगती है, बहुत ही झुक के चलना चालू कर दिया है। तो इस तरह से रिजिडिटी या जकड़न की बीमारी साथ साथ पार्किंसंस के अंदर आती रहती है। ट्रैप का तीसरा वर्ड है ए मतलब एकाइनेजिया। एकाइनेजिया मतलब स्लोनेस, धीमापन। धीमापन बहुत ही सिंपल सा सिम्टम है जिसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि पेशेंट्स को अपने दिनचर्या के काम करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, नहाने में, कपड़े चेंज करने में, चलने में। पहले मॉर्निंग वॉक में जब हस्बैंड वाइफ साथ चलते थे तो अब हस्बैंड पीछे रहने लग गए हैं, उनके पैरों से चलने की आवाज़ आने लग गई है, पैर थोड़े घिसने लग गए हैं, या हर काम में टाइम ज़्यादा लगने लगा है, तैयार होने में, नहाने में। तो इस तरह से स्लोनेस ओवरऑल बॉडी के अंदर आ जाती है। एंड P मतलब है पोस्चर इम्बैलेंस, मतलब आपका बैलेंस जाने लगना। सो गिरना चालू हो जाते हैं पेशेंट्स। तो ये गिरने का जो प्रॉब्लम है इसको भी इग्नोर कर दिया जाता है कि थोड़ा बाथरूम स्लिपरी था शायद इसलिए पेशेंट फिसल गए, या फिर सीढ़ी से उतरने में फिसल गए। लेकिन एक से ज्यादा फॉल को हम कहते हैं कि इग्नोर ना करें। किसी को एक फॉल होता है तो मे बी पॉसिबल है कि आप उसको इग्नोर कर दें, लेकिन अनप्रोवोक्ड फॉल्स, अगर बिना किसी रीजन के फॉल हो जाए, बैकवर्ड फॉल हो जाए, पीछे की तरफ पेशेंट अगर गिर जाए, और एक से ज्यादा फॉल अगर होने लगे, खासकर एल्डरली पॉपुलेशन में, तो वो पार्किंसोनिज्म का काफी अर्ली लक्षण होता है। तो इस तरह के कंपन, धीमापन, जकड़न और असंतुलन, यही 4 सिम्टम्स पार्किंसंस को डिफाइन करते हैं और ये सबसे कॉमन सिम्टम्स। तो ट्रैप याद रखना चाहिए। ट्रैप याद रखना चाहिए। अच्छा, ट्रेमर के बारे में हमने सुना है कि एक तो इंटेंशन ट्रेमर होते हैं
और एक रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं। तो पार्किंसंस के पेशेंट्स में किस तरीके से, जैसे अगर सपोज वो चम्मच उठा रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो उनको कैसे एहसास होगा कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल सही सवाल है। सो पार्किंसंस के ट्रेमर्स में कहते हैं कि रेस्टिंग ट्रेमर्स जो है वो ज़्यादा कॉमन है। आपका बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा हाथों का हिलना या कभी कभी अंगूठे का हिलना, स्पेशली जब पेशेंट का ध्यान दूसरी तरफ है। आप देखेंगे कि किसी से बात करते समय हल्का हल्का ट्रेमर होगा, कैलकुलेशंस करने के समय पे जब वो हिसाब किताब कर रहे हैं तब हल्का सा ट्रेमर होगा, या फिर लिखने के समय जैसे ही वो पेन को अच्छे से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा ट्रेमर होगा। तो रेस्टिंग ट्रेमर्स पहले आते हैं और ज़्यादा कॉमन है, वो पार्किंसन डिजीज में कॉमन होते हैं। दूसरे जैसे ट्रेमर्स मैडम ने पूछा, एक्शन वाले ट्रेमर्स, ये बाद में आते हैं, ये यंग एज पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन है। सो एक्शन ट्रेमर्स अगर पहले आने लगे तो वो हमको दूसरी बीमारियां पहले देखनी होती है, और रेस्टिंग ट्रेमर पहले आने लगे तो पार्किंसंस ज्यादा कॉमन होता है। और रिजिडिटी का भी हमें पता लग जाएगा, अगर आप ला रहे हैं हाथ यहीं रुक गया तो अकाइनेसिया का भी आपको पता लग सकता है। और एक शॉर्ट शफलिंग गेट के बारे में हमने सुना है, ये क्या है? बिल्कुल, तो कई डॉक्टर्स के बारे में भी आपने सुना होगा कि सर हम तो गेट से घुसे और उन्होंने बता दिया कि ये बीमारी आपको लग रही है। तो ये हम लोगों को सबको ट्रेन किया जाता है कि ये जो वॉकिंग पैटर्न और पार्किंसंस है, इसमें मरीज बहुत ही छोटे छोटे कदम लेके अंदर घुसते हैं आपके क्लिनिक के। उनको चेयर तक आने में वो अचानक से थोड़ा सा, जैसे ही वो अपने गंतव्य तक पहुंचने लगते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है और फिर वो फॉलिंग टेंडेंसी में आ जाते हैं। तो इनिशिएशन में स्लोनेस, जैसे चालू करेंगे तो धीमा, फिर अचानक बीच में तेजी, और फिर लास्ट में आते आते तक गिरने की टेंडेंसी। ये जो पैटर्न है, इसी को शॉर्ट शफलिंग गेट वर्ड यूज किया है इसके लिए। तो ये जो पैटर्न है गेट का, ये पार्किंसंस में बहुत क्लासिक है और इससे हम लोगों को बीमारी को पकड़ने में बहुत आसानी मिलती है। सो इसका जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकली बेस्ड होता है या इन्वेस्टिगेशंस भी इसमें कुछ हेल्प करते हैं? इन्वेस्टिगेशंस का हेल्प बिल्कुल मिलता है, लेकिन ये क्लिनिकल डायग्नोसिस ही है मेन। जैसे मैंने आपको ये चारों सिम्टम्स के बारे में बताया, हम मरीज के साथ जब बात करेंगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर ये हर सिम्टम पूछते पूछते हमको पूरी बात का पता चल जाता है। कुछ और सिम्टम्स के बारे में हम लोग पूछते हैं, जैसे इन 4 फिजिकल सिम्टम्स के अलावा आपको मरीज से थोड़ा सा मेमोरी के बारे में पूछना चाहिए कि याददाश्त थोड़ी पहले से ज्यादा जाने लग गई है क्या। स्पीच के बारे में, आवाज थोड़ी लो वॉल्यूम हो जाती है, मरीज बोलते हैं कि हम फोन पे बड़ा जोर जोर से बोलते हैं तब भी सामने वाले को आवाज नहीं आती है, या फिर निगलने के अंदर ढसके बहुत ज्यादा लगने लगना ना, खांसी बहुत ज्यादा आती है, तो ये भी स्लोनेस की निशानी है, आपके निगलने की मसल्स की स्लोनेस की वजह से ऐसा होता है। बाकी सिम्टम में एंजाइटी, एक अजीब सा बेचैनी पेशेंट्स को रहती है कि मैं गिर तो नहीं जाऊंगी, या मैं चलूंगा तो अभी मैं गिर जाऊंगा, तो वो धीरे धीरे खुद को और ज्यादा बेडरिडन कर लेते हैं। तो ये एंजाइटी बहुत ज्यादा कॉमन है। कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है काफी, यूरिन कंट्रोल गड़बड़ हो जाता है, ऐसा लगता है बाथरूम एकदम भागना पड़ेगा जाते जाते, कई बार थोड़ा सा यूरिनरी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो इस तरह से केवल डोपामिन इन 4 सिम्टम्स को ही नहीं, बाकी भी ब्रेन के एरियाज को इन्फेक्ट करने लग जाता है, और इस वजह से ये मल्टीपल फीचर्स हम लोग देखते हैं कि क्लिनिकली डायग्नोसिस बनाने के लिए। जांचों की जहां तक बात करें तो एमआरआई ब्रेन तो हम लोग कराते ही हैं ताकि पार्किंसन के किसी और सिम्टम या किसी और रीजन को पकड़ सकें, लेकिन इसका एक डोपामिन स्कैन अब अवेलेबल हो गया है। सो एडवांसमेंट ये है कि अगर आप पार्किंसंस कंफर्म करना चाहते हैं तो डोपामिन का स्कैन करा सकते हैं, और वो स्कैन में डोपामिन कम आता है, वो एक तरीके का पेट स्कैन है, डोपा पेट बोलते हैं उसको, और उसमें थोड़ा सा हम लोग क्लैरिटी से बोल सकते हैं कि ये पार्किंसोनिज्म है। एक जो मास्क लाइक फेस होता है वो भी किसी का सिम्टम होता है? इसी पार्किंसोनिज्म का सिम्टम है। तो चेहरे पे एक घर के लोग कहेंगे कि आजकल पापा मुस्कुराते ही नहीं है, इनके फेस पे एक उदासी सा लगता है, आई की ब्लिंकिंग बहुत कम आ जाती है, आंखों से आंसू आने लगना। सो ओवरऑल आप समझें कि पूरा शरीर स्लो हो गया है, ब्लिंकिंग से लेकर, बोलने से लेकर, चलने से लेकर हाथ पैर तक। तो इसी तरह की ये बीमारी है, और ये स्लोनेस की बीमारी को ही हम लोग पार्किंसंस डिजीज मानते हैं। एक चीज और है, डायग्नोसिस जब डॉक्टर बताते हैं तो पार्किंसंस भी बताते हैं, लेकिन कुछ मरीज से अगर पूछें तो कहते हैं नहीं, मुझे तो डॉक्टर ने बताया कि पार्किंसंस जैसी बीमारी है, पार्किंसंस लाइक या पार्किंसोनिज्म, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ही टेक्निकल बात बिल्कुल सही है। तो पार्किंसंस डिजीज में तो केवल कंपन, धीमापन, जकड़न, फिजिकल सिम्टम ज्यादा है। ये जो मैंने आपसे बाकी सिम्टम की चर्चा करी, जैसे मेमोरी इश्यूज, जैसे यूरिन कंट्रोल इश्यूज, स्लीप, रात को नींद के अंदर प्रॉब्लम होना, नींद के अंदर ज्यादा चिल्लाने लगना, बोलने लगना, ये सब भी कभी कभी उसकी निशानी होती है। कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर चल रहा है, आपके बिहेवियरल चेंजेस, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गए हैं पेशेंट या इरिटेबल हो गए हैं, जो कि नॉर्मल क्लासिक पार्किंसंस में नहीं होता। सो कहते हैं कि डोपामिन की डेफिशिएंसी केवल मूवमेंट एरियाज में हो तो वो है क्लासिक पार्किंसन डिजीज। अगर ये डेफिशिएंसी पूरे ब्रेन में है और बहुत सारे बाकी सिस्टम इन्वॉल्व हैं तो ये है पार्किंसोनिज्म या एटिपिकल पार्किंसोनिज्म। और एटिपिकल पार्किंसोनिज्म के पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली थोड़े जल्दी बिगड़ने लगते हैं।
3-4 साल के अंदर अंदर ही बेड पे आ जाना पेशेंट्स का, फॉलिंग टेंडेंसी बहुत जल्दी बढ़ जाना। पहले 2-3 साल में क्लासिक पेशेंट्स कभी भी नहीं गिरते हैं, लेकिन एटिपिकल पार्किंसोनिज्म वाले पेशेंट्स में फॉल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इस तरह से रैपिडली प्रोग्रेसिव फॉर्म है ये पार्किंसंस का, और मल्टीपल एरियाज इन्वॉल्व है, और इसी वजह से ये बीमारी थोड़ी ज्यादा खतरनाक हो जाती है पार्किंसोनिज्म। एक तो आज तक हमने यही सुना है कि पार्किंसोनिज्म को या पार्किंसंस डिजीज़ को हम मेडिकली ट्रीट करते हैं, दवाइयों से उसका इलाज संभव है। लेकिन अभी रिसेंटली नारायणा हॉस्पिटल में एक सर्जरी हुई है जिसमें पेशेंट को जो है मेडिसिन के अलावा भी एक ट्रीटमेंट मॉडलिटी, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, राजस्थान में शायद पहली बार ही आपने करी है। सो उसके बारे में DBS सर्जरी जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। सो पार्किंसंस की जो ट्रीटमेंट अभी तक है वो उसको हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें हम लोग डोपामिन को बाहर से देना चालू कर देते हैं। सो डोपामिन की टैबलेट्स अलग अलग फॉर्म में आती है, जिसको हम लोग अलग अलग डोजेस में देके पेशेंट्स को ठीक रखने की कोशिश करते हैं। आफ्टर 5 to 6 years ऑफ इलनेस ये मेडिकल मैनेजमेंट डिफिकल्ट होता जाता है। मेडिकेशन सही से काम नहीं करती, ज़्यादा देर काम नहीं करती, जितना इफेक्ट चाहिए उतना नहीं देती, कम देती हैं। तो ये मोटर फ्लक्चुएशंस अगर आने लगे आफ्टर 5 to 6 years, तो फिर ये मेडिकल मैनेजमेंट डिफिकल्ट होता जाता है। यहाँ पे रोल आ जाता है DBS का। सो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन DBS का फुल फॉर्म हुआ। ब्रेन के वो एरियाज को आप इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करें जो कि डोपामिन से चलते हैं। सो आप बाहर से भी डोपामिन नहीं दे पा रहे हैं, अंदर से भी डोपामिन नहीं निकल रहा है, तो जहां डोपामिन काम करता है वहां हम इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करते हैं। एक तरीके से हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे हैं, आर्टिफिशियली उसको डोपामिन का सेंसेशन दे रहे हैं, और वहां से वो टेक्निक लकीली काम कर जाती है। सो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन वैसे तो अगर पूछा जाए तो इंडिया में 1998 से है, लेकिन बहुत ही सेलेक्टेड सेंटर्स पे थी, कुछ ही सिटीज ऑफ इंडिया के अंदर ये थी। राजस्थान में इसको हम लोगों ने NH ने नारायणा हॉस्पिटल ने लॉन्च किया है दिस मंथ ओनली, एंड आई होप इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर पार्किंसंस ट्रीटमेंट। सो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के अंदर हम 2 छोटे छोटे इलेक्ट्रोड से ये काम कर देते हैं, और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इसका सबसे एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और इसका आउटकम अच्छा रहता है। इसका आउटकम बहुत ही अच्छा रहता है। सो अगर आप मेरे से शॉर्ट में इसका प्रोसीजर पूछें तो 2 इलेक्ट्रोड को आपको ब्रेन में डालना है डोपामिन एरियाज में, उसको एक पेसमेकर से कनेक्ट कर देना है। आपने सुना होगा हार्ट जब काम करना कम कर जाता है तो हम लोग हार्ट के लिए पेसमेकर लगाते हैं। सो दिस इज अ ब्रेन पेसमेकर सर्जरी। हम लोग ब्रेन को उस पेसमेकर से चलाने लग जाते हैं, और वो आपको एक हमेशा रेगुलर करंट से पूरे दिन एक जैसा चालू रखता है। तो आपको जो डोपामिन की गोलियां हर 2 घंटे 1 घंटे में खानी पड़ रही थी, आप उससे बच जाते हैं। उनका इफेक्ट्स जो फ्लक्चुएशन आ रहा था, आप उससे बच जाते हैं। तो एक कांस्टेंट डोपामिन रिलीज हम लोगों ने ले लिया, और उसकी वजह से पेशेंट्स का आउटकम बहुत अच्छा हो जाता है। उनको हम कहते हैं कि 3 फायदे आपको मिलेंगे। आपको ऑफ पीरियड आपका अच्छा हो जाएगा, जो आप बिना गोली के हिल भी नहीं पा रहे थे, अब आप बिना गोली के एटलीस्ट थोड़ा सा चल पाएंगे। दूसरा, आपके फ्लक्चुएशंस खत्म हो जाएंगे। वो कभी गोली खाने से पावर आई, कभी नहीं आई, वो फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा, और आपकी मेडिकेशन में रिडक्शन बहुत आ जाएगा। जो आप 8, 9, 10 गोलियों पे दिन भर की होते हैं, वहां से हम लोग पेशेंट्स को 1.5-2 गोली तक ले आते हैं। तो 60 to 70% का मेडिकेशन रिडक्शन, तो ये ओवरऑल आउटकम DBS का बहुत ही अच्छा है। डोज मिस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब पेशेंट को हर थोड़ी देर में दवाई लेनी है, कभी आधी गोली, कभी 1 गोली, कभी 1.5 गोली, तो थोड़ा कंफ्यूज भी होता है, और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल सही। तो डेफिनेटली ये तो एक मिरेकुलस सर्जरी है जो पेशेंट की लाइफ स्टाइल को पहले से बेटर बना सकती है, डिजीज से उसको नॉन डिजीज में कन्वर्ट कर सकती है, काइंड ऑफ नॉन डिजीज। एक छोटा सा जो सवाल आखिर में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इसके कैंडिडेट कौन है? हर किसी में DBS सर्जरी पॉसिबल है? नहीं। सो जैसा हमने पहले एक सवाल पूछा कि पार्किंसंस और पार्किंसोनिज्म 2 वैरायटीज हैं, तो जो क्लासिक पार्किंसन पेशेंट्स हैं जो कि केमिकल डोपामिन से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वही कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल डोपामिन से भी रिस्पॉन्ड करेंगे। सो इलेक्ट्रिकल डोपामिन से जो पेशेंट्स केमिकली रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं, उनको हम लोग DBS सर्जरी ऑफर करते हैं। इसकी एज ग्रुप का कट ऑफ हम लोगों ने 72 रखा है। 72 के बाद ब्रेन अट्रोफी होने लगता है, और वो इलेक्ट्रोड्स की पोजीशन सही से रखना मुश्किल होने लगता है। तो 72 के पहले के एज ग्रुप के पेशेंट्स को हम लोग प्रेफर करते हैं। एंड बाकी जो डिजीजेज हैं, जैसे कार्डियक डिसऑर्डर्स हुए, या कोई और मेलिग्नेंसी, या और कोई बड़ी बीमारी अगर आपको नहीं है, तो ऑब्वियसली आप DBS के थोड़े बेटर कैंडिडेट। मतलब मेडिकली फिट होना तो ज़रूरी है, सर्जिकली फिट होना ज़रूरी है। सर्जिकली मेडिकली फिट। सो दर्शकों, आज इस परिचर्चा का आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक नई टेक्निक DBS के बारे में हमने सुना है, जो कि एक मिरेकल है, ताकि जो पार्किंसंस के पेशेंट लाइफ लॉन्ग बीमारी से जूझते रहते हैं, दवाइयाँ लेके भी ठीक नहीं हो पाते हैं, उनके लिए एक होप है, एक आशा है कि वो पहले से अच्छी लाइफ स्टाइल व्यतीत कर सकते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बीमारी को रोकना कई बार संभव नहीं होता, लेकिन अगर सही समय पर उन लक्षणों को पहचान ले, बहुत सारे कॉमन लक्षण जो आपने बताए हैं, जो डे टू डे लाइफ में
सुबह उठ के बाथरूम जाने, मंजन करने, खाना खाने के, रात के सोने तक अगर आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं कि उसके दिनचर्या में, उसकी बॉडी के मूवमेंट में किसी भी तरह के, उसके व्यवहार में किसी भी तरह से कोई परिवर्तन आया है तो उसको लाइटली नहीं रहें, एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। क्लिनिकल डायग्नोसिस के हिसाब से अगर पार्किंसंस या कोई ऐसे बीमारी डायग्नोस होती है तो उसका इलाज सही समय पे कराना ज़्यादा बेहतर है। बाद में लक्षणों के आधार पे ही ट्रीटमेंट होता है और डिजीज़ का प्रोग्रेशन भी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। तो दर्शकों, आप सभी के स्वास्थ्य अच्छा रहे इस कामना के साथ धन्यवाद। डॉक्टर वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।